नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें किसान सम्मान निधि की अगली किश्त को रिलीज किया गया है, गरीब कल्याण के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और राज्य सरकारों को टैक्स शेयर की 1,39,750 करोड़ की धनराशि रिलीज की गई है, जिसमें उत्तराखंड सरकार को 1,562.44 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने टैक्स शेयर की धनराशि रिलीज होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर स्टेट को एक ये राशि हर महीने की देती है। तो हमें इस बार 1562 करोड़ रुपया मिला है और इससे क्योंकि हमें बहुत बड़ी राहत तो मिलती है, बहुत से हमारे विकास कार्यों में इसमें सुविधा मिलती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप देखिए कि सरकार फॉर्म होती लगातार काम हो रहे हैं, उसमें एक काम ये भी हमारे लिए हुआ है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हर महीने मिलने वाली राशि है, 1562 करोड़ रुपए इस बार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर जनता के मामलों पर फौरन कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। सीएम ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए 96 साल के बुजुर्ग की मदद की है। दरअसल 96 साल के धर्म सिंह अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की। देश के लाखों किसानों को इससे लाभ हुआ, लेकिन आंखों और अंगूठे का बायोमेट्रिक न होने के चलते धर्म सिंह पिछले 2 साल से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिस पर सीएम धामी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि जल्द ही बुजुर्ग को किसान सम्मान निधि मिलना शुरू हो जाएगी। तो सीएम धामी ने लिया मामले का संज्ञान। बुजुर्ग की लाठी बने सीएम धामी। किसान सम्मान निधि का लाभ न हो पाने के कारण अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आगे आने वाले समय में बुजुर्ग को जल्द ही मिलेगा पेंशन का लाभ। मॉनसून सीजन को देखते हुए सीएम धामी ने सचिवालय में विभागों की अहम बैठक ली है। सीएम धामी ने 15 जून से पहले मॉनसून को मद्देनजर रखते हुए सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी विभाग 15 जून तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती करना सुनिश्चित करें। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। राज्य में विकास की रफ्तार कैसे हो, उसको लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आने लगी है। ये कहा जा सकता है कि गर्मी सीजन के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड में मानसून का सीजन आएगा, तो उससे निपटने के लिए अभी से ही सरकार खुद का इंतजाम यहाँ पर करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग, सड़क निर्माण जो विभाग है, वो सभी लोग यहाँ पर जुटे रहे। मुख्यमंत्री की तरफ से कई दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। कोशिश यही राज्य सरकार के मानसून सीजन में जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती है, तो इसमें राहत और बचाव के काम सही गति से हो और जनता को कम से कम नुकसान हो, इसलिए समय रहते हुए जो सुरक्षा के काम यहाँ पर होने हैं, बाढ़ को लेकर या दूसरी नदी को लेकर, वो समय रहते पूरे किए जा सके और इसके लिए अधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा सके। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो पूरा फोकस है वो राज्य के विकास कर रहे हैं। उसके लिए जो जरूरी चीजें उनके लिए निर्देश चाहता है, उनसे तक दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब चर्चा इस बात की है कि उत्तराखंड को जो केंद्र मंत्री के रूप में सौगात मिली है, उससे राज्य को लाभ मिलेगा या नहीं। ये चर्चा का विषय यह भी है कि केंद्र में एक बार फिर गढ़वाल की अपेक्षा की गई है। सीएम के बाद केंद्र में मंत्री भी कुमाऊं से ही दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उसमें बीजेपी ने जीत की हैट्रिक पूरी की है। इस जीत की हैट्रिक के साथ बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई है। उत्तराखंड की जनता उनके साथ खड़ी है। बावजूद इसके राज्य में 5 सांसदों में किसी सांसद को केंद्र में कैबिनेट का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस का आरोप यह भी है कि बीजेपी केंद्र में जो सरकार बना चुकी है, उसमें ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है जिसका राज्य के विकास में योगदान बेहद कम है। जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि केंद्र में जिस संसद को मंत्री बनाया गया है, उसे राज्य की परिस्थितियों का पता है और वो जानता है कि कैसे विकास का पहिया तेज घुमाया जा सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सांसद बने अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद
अब उत्तराखंड में सड़कों की दशा सुधरने की उम्मीद जगी है। प्रदेश में दूर दराज के इलाकों को जहां सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद रंग ला सकती है, वहीं ऑल वेदर रोड के निर्माण के कार्यों में तेजी और लंबे समय से अनसुलझे मार्ग के मामलों में भी महत्वपूर्ण पहल होने की संभावनाएं जग गई हैं। प्रदेश में आज भी उत्तराखंड के दोनों मंडलों में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जो सड़क मार्गों से जुड़ने से महरूम हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पाती हैं। सड़क मार्गों की दुर्दशा और नए मार्गों के निर्माण को लेकर प्रदेश में आए दिन आंदोलनों की चिंगारी सुलगती रहती है। ऐसे में सांसद अजय टम्टा को अहम जिम्मेदारी मिलने से पूरे प्रदेश के लोगों की उम्मीदें उन पर आकर टिक गई है। लोगों को लगने लगा है कि प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों की स्थिति में अब सुधार होगा। ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और प्रदेश में यातायात और अधिक सुगम हो सकेगा। वैसे भले ही पीएम ने अजय टम्टा पर भरोसा जताया, मगर विपक्ष को टम्टा की क्षमता पर संदेह है। विपक्ष का तर्क है कि अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में भी कपड़ा राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन तब भी राज्य में कोई उद्योग स्थापित नहीं हो पाया था। ऐसे में अब उन्हें नया मंत्रालय मिला है, तो भी राज्य की जनता को उनसे उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि उनके विकास की परियोजनाओं को लेकर ज्यादा योगदान नहीं रहा है। देखिए, 400 पार का नारा देने वालों को कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। इसलिए जातियों को साधने का काम बखूबी वो कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात जब इंडिया ब्लॉक करता है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से ज्यादा मतों से हराने वाले सांसद थे तो फिर अजय टम्टा को बनाना इसी बात का द्योतक है कि आप एक जाति विशेष को साधना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कपड़ा मंत्री रहते हुए कोई ऐसे कीर्तिमान तो स्थापित किए नहीं अजय टम्टा ने, और आधे उत्तराखंड को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि वो कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट को अजय टम्टा के मंत्री रहते हुए कोई लाभ मिलते हुए हमने नहीं देखा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अजय जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन का उनको काफी अनुभव है। जहां तक सरकारों की भी बात कहोगे, उत्तराखंड में भी वो मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में भी इससे पहले मंत्री रहे हैं, फिर दोबारा उनको मंत्री बनाया, 3 बार के वो सांसद हैं। तो राज्य के लोगों को उनसे बहुत आशाएं हैं और एक युवा फेस है, तो हमें भी लगता है कि भाई जो राज्य मंत्री के रूप में जो दायित्व उनको दिया जाएगा, अपने मंत्रालय के साथ साथ अन्य भी जो मंत्रालय हैं, क्योंकि उनकी 3 बार की लोकसभा की सांसदी होने के कारण सबसे उनके अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिचय है, तो उसका लाभ जो है बड़ी मात्रा में राज्य को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर जनता को भाजपा की डबल इंजन सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड का जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उसे राज्य मंत्री कैसे पूर्ण कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, और उसमें टम्टा का क्या योगदान होगा, उसका आकलन आज नहीं तो कल जरूर होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंथुरा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से आ रही है, जहां मोदी कैबिनेट में उत्तराखंड से सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड को इससे सड़क प्रोजेक्ट में काफी लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व से प्रदेश में विकास की गति भी बढ़ेगी। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अजय जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन का उनको काफी अनुभव है। जहां तक सरकारों की भी बात कहोगे, उत्तराखंड में भी वो मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में भी इससे पहले मंत्री रहे हैं, फिर दोबारा उनको मंत्री बनाया, 3 बार के वो सांसद हैं। तो राज्य के लोगों को उनसे बहुत आशाएं हैं और एक युवा फेस है, तो हमें भी लगता है कि भाई जो राज्य मंत्री के रूप में जो दायित्व उनको दिया जाएगा,
अपने मंत्रालय के साथ साथ अन्य भी जो मंत्रालय हैं, क्योंकि उनकी 3 बार की लोकसभा की सांसदी होने के कारण सबसे उनके अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिचय है, तो उसका लाभ जो है बड़ी मात्रा में राज्य को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, जहां तक विपक्ष का प्रश्न है, विपक्ष तो हमेशा इफ एंड बट की बात करती है। अगर मंत्री बन जाते हैं तो कोई कैबिनेट क्यों नहीं बना, कोई राज्य क्यों नहीं बना, इस तरह की बात विपक्ष से बोलता है, उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि एक युवा सांसद और एक अनुभवी सांसद होने के कारण वो राज्य को लाभ दिलाएंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टंडन लगातार तीसरा चुनाव जीते हैं। इस बार उन्हें केंद्र फिर से राज्य मंत्री का दर्जा यहाँ पर दिया गया। राज्य मंत्री बनाने का काम पीएम मोदी तरफ से किया गया। विभागों के बंटवारे में भी सड़क परिवहन मंत्रालय यहाँ पर दिया गया। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में उनको जो मंत्रालय मिला है उससे उत्तराखंड में सड़कों का जाल और मजबूत होगा। विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों को उम्मीद है कि इनका जो अनुभव यहाँ राज्य में रहा है, उस अनुभव का लाभ राज्य के विकास के रूप में यहाँ पर मिलेगा। विकास की जो परियोजनाएं होंगी, इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने अवसर मिल पाएगा। जैसा वह राजनीति में अनुभवी जो जा सकता है, उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। लेकिन साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि पार्टी में कई और दिग्गज नेता थे। ऐसे में जब मुख्यमंत्री कुमार मंडल से आते हैं तो फिर पार्टी को ये सोचना चाहिए था कि अगर केंद्रीय मंत्री बन गए तो गढ़वाल से भी एक चेहरे को वहां पर बनाना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं और जो गढ़वाल से यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर गए, काफी कद्दावर कहे जाते हैं, ये मोदी के अगले दिन माने जा सकते हैं। ऐसे में गढ़वाल की शिक्षा को लेकर भी विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो पार्टी में कुछ और चीजें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। विस्तार में कुछ और नहीं चल नहीं सकते, लेकिन फिलहाल अभी अल्मोड़ा से जो पार्टी के जो प्रत्याशी रहे जनता, उनको ही यहाँ पर राज्य मंत्री बनाने का काम केंद्र की तरफ से किया गया है। कैमरामैन अखिल के साथ अभय केंद्र, इंडिया। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभाग सचिव को पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों के खातों में धनराशि को जल्द से जल्द डालने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कोरोना काल में शुरू की गई थी, जिसका लाभ हमारे राज्य में ऐसे नौनिहालों को मिलता है जिन्होंने अपने माता पिता को किन्हीं कारणवश खोया है। लेकिन राज्य में आचार संहिता लगने के कारण ये धनराशि उनके खातों में नहीं डाली गई। लेकिन अब आचार संहिता हट गई है, तो ऐसे में सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि पिछले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई की राशि को जल्द ही नौनिहालों के खातों में भेज दिया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही संवेदनशील योजना है, जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो कोविड में अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चे जो कोविड के दौरान में जिनके अभिभावक चाहे एक रहा हो या दोनों ना रहे हों, ऐसे वंचित बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को चूंकि आचार संहिता लगने के कारण डिपार्टमेंट उनको जो 3,000 रुपये आर्थिक मदद प्रति माह करता आया है, वह 3 महीने से उनको नहीं मिल पाया था। और आचार संहिता जैसी समाप्त हुई, इसका संज्ञान हमने लिया, क्योंकि हमने उनसे ये वादा किया है कि हम उनकी बुआ की भूमिका हमेशा निर्वहन करते रहेंगे। तो 3 महीने का शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब वह धनराशि उनके खाते में डीबीटी कर दी जाए, ये निर्देश विभाग को दिए हैं। विभाग ने उसकी तैयारी भी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम लोग उनके खातों में सीधे सीधे उनकी धनराशि जो उनका हक है उनको देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनाया जा रहा है और उम्मीदवारों के पैनल को मंगलवार को केंद्र में भेजा जाएगा। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों के अंदर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों बाई इलेक्शन बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलोर विधानसभा की हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, जहाँ हमने प्रभारी पहले बना दिए थे। आज हम दोनों सीटों के लिए पैनल केंद्र को भेज देंगे और मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। उसका स्टाफ प्रचार की सूची पर हमारा मंथन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों विधानसभाओं के अंदर सभाएं हों, इसका हमने चार्ट हमने तैयार किया है और निश्चित रूप में कहते हैं प्रदेश सरकार के सारे मंत्रीगण और उस जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी बद्रीनाथ बनेंगे और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री जी को हम हरिद्वार की जो मंगलोर विधानसभा है उस पर विशेष रूप से हम काम का दायित्व उनको देने वाले हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दोनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
लोकसभा चुनाव में परिणामों को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हमारे द्वारा चुने गए नेताओं को लोकसभा चुनाव की टिकट नहीं दी गई। सीनियर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। करण माहरा ने कहा है कि मोदी का मैजिक कम हुआ है, जिसके कारण परिणाम यूपी में देखने को मिले हैं। उत्तराखंड में हार का कारण सही नेताओं का चुनाव न लड़ना रहा। जो लोकसभा के परिणाम है उसके पीछे दो तीन, एक तो जिन लोगों का हम चाह रहे थे वो चुनाव लड़े वो टिकट नहीं हुए, और सीनियर्स ने लड़ाई लड़ने से मना किया, और वो आप सब लोगों के संज्ञान में हो, ऑन कैमरा चीजें आई हैं, उसका नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। और जब सीनियर्स नहीं लड़ता, योद्धा को युद्ध में जाना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो लड़ेगा कार्यकर्ता और अनुकूल स्थिति में लड़ते हैं नेता, तो ऐसे में दिक्कत आती है। वही कारण रहा, नहीं तो पूरे भारत में रिजल्ट अच्छा हुआ। यूपी एडजॉइनिंग यूपी है, और जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे एक सा मैंडेट होता था। उत्तर प्रदेश हम जीत गए लेकिन उत्तराखंड हारे, उसका कारण यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और लेकिन हमने सुधार किया, हमने 1.5 लाख वोट इस विधानसभा इस लोकसभा में कवर किया है, और मोदी का मैजिक कम हुआ है, मेरा ये मानना है। बढ़ती महंगाई और नीट पेपर में धांधली को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार गुस्सा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक मामले में विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सरकार पर पेपर लीक करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका और कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके चलते एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने नीट 2024 के रिजल्ट को वापस लेने की मांग भी की। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख पा रहे हैं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया गया। पहली तस्वीर देहरादून की आप देख पा रहे हैं, जहां पर छात्रों ने विरोध किया है। इसके अलावा कोटद्वार हरिद्वार में पुतला फूंका गया, और इसके अलावा रामनगर और हल्द्वानी से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां छात्रों और उनके अभिभावकों ने नीट में धांधली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। देश के अंदर 25 लाख छात्रों और छात्राओं ने नीट की परीक्षा दी थी, और नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, उसके खिलाफ हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन कराया। और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ अगर बंद नहीं किया गया, सीबीआई जांच अगर नीट की परीक्षा की नहीं हुई, तो तब तक हम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। और ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है, पेपर इस सरकार में हो रहे हैं लीक, जब परीक्षाएं हो रही सारी लीक हो रही है, तो छात्रों का भविष्य तो अंधकार में है। इसको लेकर हमने यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका। ये नीट की जो परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की गई भारत सरकार द्वारा, इसमें बृहद स्तर पर धांधली है, और ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर किसी परीक्षा का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, इसी तरीके से इसमें भी कैलेंडर जारी हुआ था। इसका परीक्षा 14 तारीख को घोषित होना था। जिस दिन पूरे देश में लोकसभा की चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस दिन इसको जो है षड्यंत्र के तहत नीट के रिजल्ट को आउट किया गया, और उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि एक ही सेंटर के लोग जो है बिल्कुल टॉप आ गए, पूरे देश के अंदर 720 अंक ले आए। और इसमें जो मार्किंग का सिस्टम है उसके हिसाब से भी इन्होंने इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए था। 14 तारीख को जो रिजल्ट घोषित होना चाहिए था तय कैलेंडर के हिसाब से, उसको 4 तारीख के दिन घोषित करना ही बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। तो आज कांग्रेस ने यहाँ पर सारे संगठनों ने मिलकर पुतला दहन किया केंद्र सरकार का। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप इसकी सीबीआई जांच करें और दोषियों को दंडित करें। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ उत्तराखंड का, तुरंत क्या करा इस राज्य की सरकार ने, बिजली की दरें बढ़ाई। नलों में पानी नहीं आ रहा, लगातार जनता की व्यवस्था है कि पानी का बिल का भुगतान करें। तो ऐसी ये जो सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है, चाहे केंद्र की सरकार हो, अरे उनकी पहरेदारी में, उनकी चौकीदारी में कैसे लाखों बच्चों का भविष्य, नीट की जो परीक्षा है कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई। इनके आश्रय देश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन यूपी में सपा का दबदबा देखने को मिला है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि अयोध्या की सीट जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपा ने बाजी मार ली है। तो वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार के बाद राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि
फैजाबाद लोकसभा सीट पर अयोध्या विधानसभा भी आती है, जहां बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर सरकार में बहुत से विकास कार्य किए, फिर भी जिन कारणों से पार्टी को हार मिली है, लोगों के बीच जाकर उन कारणों का पता लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनावी मंथन करने के बाद इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि वोट कम पड़ने की वजह गर्मी या फिर विपक्षी दलों का दुष्प्रचार रहा। उत्तराखंड में जंगल की आग पूरी तरह से थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक ओर प्रशासन आग को रोकने के लिए कवायदे कर रहा है, तो वहीं आग भी अपना रूप बार बार विकराल कर रही है। आपको बता दें कि टिहरी के एक जंगल में भीषण आग लगी, जहां काफी नुकसान देखने को मिला। तो टिहरी में एक बार फिर से जंगल की आग ने अपना विकराल रूप दिखाया है। आग से लगातार हो रहा नुकसान और साथ ही साथ समय आगे बढ़ने के साथ ही साथ जंगल की आग थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।